जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? स्वस्थ हैं तभी तो अच्छे लगेगा पढ़ने में। तो फिर से एक बार हम याद दिलाना चाहते हैं भाई, सभी लोग कमेंट में लिखो क्या याद दिलाना चाहते हैं। बस एक ही बात, 70/70, 70/70। कितना भैया? 70/70। इस चीज़ को भूलना कभी नहीं है एग्ज़ाम तक। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाइयों, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो सभी लोग कमेंट करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? अनुक्रमानुपाती का मतलब आप लोग को याद होना चाहिए, हम इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। इसका मतलब होता है समानुपाती। क्या होता है भाई? समानुपाती। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट करेगा और रोटेट कराने में जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी का मान होता है -PE cos थीटा। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़े हैं तो सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ ये पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में 2 नंबर में इस क्वेश्चन को हम ज़रूर करवाएं, ताकि आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएँ, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अभी आप फिलहाल के लिए आप जरूर ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि स्थिति ऊर्जा बराबर होता है -PE cos थीटा। और आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान होता है 2kPr3। ये आप लोग पढ़े हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। दूसरा, आप लोग ये भी पढ़े हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है? सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो होता है भैया KP/RQ। क्या होता है? KP/RQ। तो ध्यान से देखेंगे, इस विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे, क्योंकि आपको पता है ऊर्जा के अनुसार हमको R लाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं आंसर में हर जगह R दिया हुआ है, तो हमको R लाना है। तो यहाँ पे हम लोग E का मान पुट करेंगे, चाहे वो अक्षीय स्थिति का करो चाहे वो निरक्षीय स्थिति करो। R हमेशा देखिए Q के फॉर्म में ही है। किस फॉर्म में भाई? Q के फॉर्म में। चलिए कोई एक फॉर्मेट रख देते, इसी को रखते हैं। U बराबर, अगर रखिएगा E के जगह पे, तो यहाँ तो देखिए पहले से P था, E और आ गया तो आ गया यहाँ पे 2kP/RQ इंटू भैया क्या है? कोस थीटा। अब देखिए हमको आसानी से पता चल रहा है कि U और R में क्या चीज़ का संबंध है। U और R में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, और R को अगर आप ऊपर लेके जाइएगा तो बताइए समानुपाती के फॉर्मेट में आएगा, लेकिन पावर कितना हो जाएगा? -3। पावर कितना हो जाएगा भाई लोग? -3। तो बताइए आप लोग कौन सा कमेंट में R के पावर -3 है, अर्थात ऊर्जा R के पावर -3 के समानुपाती होता है? तो बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर A हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर C तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर D हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़रूर आप लिखें। चलिए, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। वाह,
किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे समांतर प्लेट संधारित्र में जो धारिता होता है सबको पता होगा। समांतर प्लेट संधारित्र के कारण जो धारिता होता है बताइए वो क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे डी, A एप्सिलॉन नॉट बटे डी, जहां A का मतलब होता है एरिया। A का मतलब क्या होता है भाई, एरिया। अब थोड़ा ये बताइए कि अगर हमारा संधारित्र गोलाकार होगा तो बताओ यहां पे एरिया का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा या नहीं। अगर हमारा संधारित्र वृत्ताकार होगा तो बताइए उस कंडीशन में एरिया का मान क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हर कंडीशन में अलग अलग होगा। अगर स्क्वायर हमारा अगर हमारा संधारित्र आयताकार होगा तो बताओ एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप थोड़ा ये बताओ कि ये एरिया हमारा जो धारिता है वो एरिया पर तो डिपेंड कर ही रहा है और साथ में आकार पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है अगर गोलाकार रहेगा तो इसका क्षेत्रफल कुछ और हो जाएगा, अगर वृत्ताकार रहेगा तो इसका क्षेत्रफल कुछ और हो जाएगा, अगर हमारा आयताकार रहेगा तो इसका क्षेत्रफल कुछ और हो जाएगा। तो अभी इसके अनुसार बताइए हम लोग क्या सीखे हैं। ये एरिया से हमको ये पता चल गया कि हमारा धारिता एरिया पर तो निर्भर करता ही करता है, लेकिन इसके आकार पे भी निर्भर करता है। अगर आकार हमारा आयताकार होगा उसका क्षेत्रफल कुछ और होगा, अगर आकार हमारा गोलाकार होगा उसका क्षेत्रफल कुछ और होगा, अगर आकार हमारा बेलनाकार होगा तो उसका क्षेत्रफल कुछ और होगा। तो इतना तो आपको पता चल गया है कि धारिता हमारा एरिया के साथ साथ आकार पर भी निर्भर करता है, आकार पर भी निर्भर करता है। एरिया बोले तो क्षेत्रफल। चलिए और एक पॉइंट और, अब बताओ C और D में क्या चीज का संबंध है। C और D में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, और D का मतलब होता है दूरी, इन दो प्लेटों के बीच का दूरी। अगर हमारा दूरी बढ़ेगा तो धारिता घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, धारिता घटेगा, दूरी घटेगा तो धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बता, इसके अनुसार हम लोग क्या सीखे कि हमारा धारिता 3 चीज पे डिपेंड कर रहा है, आकार पे, क्षेत्रफल पे और दूरी पे। तो बताइए प्लेटों के बीच अंतराल का मतलब दूरी, ये तो सही होगा, इस पर तो निर्भर कर ही रहा है। प्लेटों के आवेश पर, ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला में नहीं दिख रहा आवेश। प्लेटों के आकार पर, ये तो सही है, ये तो सही है, ये भी हमारा सही। आकृति पर, आकृति भी होगा, आकार भी होगा, अंतराल भी होगा। समझ में आ रहा है ना। ये तीनों पर तो निर्भर करेगा, निर्भर किस पे नहीं करेगा ये आपको जवाब देना है। तो आप ये बताओ, आकार पर निर्भर कर ही रहा है, क्षेत्रफल पर निर्भर कर ही रहा है, आकृति वही बोले क्षेत्रफल ही हो गया। अगर आकृति देखेंगे तो क्षेत्रफल ही आ जाएगा, क्योंकि अगर आकृति हमारा वृत्ताकार होगा तो उसका क्षेत्रफल कुछ और होगा, बेलनाकार होगा उसका क्षेत्रफल कुछ और होगा। तो बताइए किस पे निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये तो होगा ही, इस पर तो निर्भर कर रहा ही है, इस पर तो निर्भर कर रहा ही है। बताइए किस पर निर्भर नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर C। अगर यही पूछता कि किस पे निर्भर करता तो ये तीनों हो जाता मेरे प्यारे मित्र। बताइए आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, ध्यान से देखिए। बताओ पिकोफैराड किसका मात्रक है। आपको बताए थे धारिता का मात्रक फैराड होता है। चाहे पिको दे, चाहे माइक्रो दे, कुछ भी दे इसके आगे लगा के, फैराड के आगे अगर कुछ भी लगा दे, हेक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, कुछ भी लगा के दे, अगर फैराड दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा वो धारिता का मात्रक है। अगर मान लेते ये पिको कुलोम लिखता तो आप समझ जाते आवेश का मात्रक है। अंत में देखना पिको फैराड। बताइए फैराड किसका मात्रक होता है, धारिता का। तो धारिता कहाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाँ जी, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर रहा है, बढ़ाई जा रहा है। तो बताइए स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। दो आवेशों के बीच की दूरी के लिए स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बटे क्या होता है भाई, R। तो बताओ U और R में क्या चीज का संबंध है। U और R में है हमारा व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। इसका मतलब दूरी बढ़ रहा है तो U क्या होगा भैया, घटेगा। दूरी बढ़ रहा है तो U क्या होगा, घटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, क्या बात है। संधारित्र आपको पता है एक प्लेट पे पूरा प्लस होता है और जितना प्लस होता है उतना ही दूसरा प्लेट पे माइनस होता है। अगर दोनों के आवेशों को जोड़ देंगे तो बताइए जितना यहाँ है उतना यहाँ है, बताओ ऐड होके कितना आ जाएगा, ऐड होके बताओ आ जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आप बार बार पढ़ें। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको सबको पता है। प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक नहीं पता है तो एक बार फिर से देखिए, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कूलॉम बल के अनुसार। कूलॉम बल के अनुसार सभी लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। F बराबर क्या होता है K Q1 इंटू होता है Q2 बटे क्या होता है भैया R²। और आपको ये भी पता होगा K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ अगर आप रखिएगा तो एप्सिलॉन नॉट ही है निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता को ही प्रावैद्युतांक बोला जाता है ना। तो आप यहाँ पे रखेंगे K का मान, अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बताओ क्या है कि Q1 इंटू Q2 बट्टे R²। अगर आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो बताओ क्या हो जाएगा F गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R² बराबर क्या होगा Q1 इंटू Q2। अब बताओ यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालिएगा तो बताओ क्या निकला Q1 इंटू Q2 और बटे बताओ क्या आ गया F बटे क्या आ गया 4 पाई बटे क्या आ गया R²। अब यहाँ से मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम, फिर आवेश का मात्रक क्या होगा कूलॉम गुना कूलॉम हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर, और बल का मात्रक होगा न्यूटन। 4 पाई एक संख्या का मात्रक नहीं होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बताओ क्या निकल गया कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना भाई। अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। क्या बात है, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए कहाँ दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी हो ही नहीं सकता है। ये देखिए है ऑप्शन नंबर डी कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2। क्या क्वेश्चन है भाई, बड़ा आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। या ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन अपने आप में क्या होता है भैया धनावेश। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो यहाँ पे आवेश का काम क्या कर रहा है भाई प्रोटॉन, आवेश का काम क्या कर रहा है प्रोटॉन, और उस प्रोटॉन को 1 वोल्ट का विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो बताइए इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा बताइए क्या है। कितना आसान सवाल है, देखिए केवल फंसाने के लिए दे दिया। यहाँ बताओ आवेश का काम क्या कर रहा है प्रोटॉन, अर्थात Q का मान दिया हुआ है, और 1 वोल्ट बताओ किसका मान दिया, विभवांतर का मान दिया हुआ। बताओ V और Q दिया हुआ, तो ऊर्जा निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। बताओ V बराबर क्या होता है W/Q, है ना। और W को आप W बराबर अगर आप लिखेंगे तो बताइए क्या कहलाएगा V × Q। और आपको पता है कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाता है ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं ऊर्जा। तो आप ये बताइए अगर आप W को U लिख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि कार्य जितना होगा वही ऊर्जा के बराबर होगा। बताइए कितना वोल्ट विभवांतर है, एक, तो यहाँ 1 वोल्ट दीजिए। अब बताना ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे भैया यहाँ पे प्रोटॉन अर्थात आवेश का काम क्या कर रहा है भाई प्रोटॉन, आवेश का काम क्या कर रहा है प्रोटॉन, आवेश का काम कर रहा है प्रोटॉन, अर्थात Q का काम कर रहा है प्रोटॉन। तो आप ये बताइए यहाँ पे अगर आप प्रोटॉन देख रहे हैं तो ये हमारा Q का काम कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका ऊर्जा क्या होगा, है ना। इसका ऊर्जा क्या होगा भैया, इसका ऊर्जा सभी लोग बताइए क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप आवेश के रूप में क्या देख रहे हैं, आवेश के रूप में है प्रोटॉन, है ना भैया, आवेश के रूप में क्या है प्रोटॉन। तो यहाँ पे आवेश के रूप में क्या रखेंगे प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे भैया एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये प्रोटॉन का बात किया जाएगा, है ना, ये प्रोटॉन का बात किया जाएगा तो प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है।
तो इसके द्वारा ग्रहण किया गया ऊर्जा अर्थात U बराबर फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। U बराबर फॉर्मूला हमारा क्या निकला, V इंटू क्यू। क्या निकला भैया, यहाँ पे निकला V इंटू क्यू। V का मान दिया हुआ 1 वोल्ट और यहाँ पे प्रोटॉन के रूप में इस्तेमाल करना है, प्रोटॉन के रूप में इस्तेमाल करना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अगर आप गुना कीजिएगा और 1 वोल्ट दिया हुआ है, कितना वोल्ट दिया हुआ है, 1 वोल्ट दिया हुआ है, तो बताओ U बराबर कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आपको जवाब देना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखाएं, इससे संबंधित और क्वेश्चन करवाएंगे, आपको कन्फर्म समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो बताओ आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। इसको आप याद कर लेंगे, आगे आने वाले समय में इसका भी आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन तो भारी इंपॉर्टेंट है भारी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर, बताइए एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसको एक दूसरे के लेके जाने पर बताइए क्या आने देगा, नहीं आने देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा बल लगता है भैया, प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल जब लगेगा तो बताइए उसको लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, अर्थात ऊर्जा का मात्रा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे के पास आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया गया था, याद कीजिए, एक न्यूमेरिकल में, जिसका राइट आंसर कुछ ये समथिंग था, 5.7 के समथिंग था, और वहाँ हम लोग 6 से भागा दे रहे थे। यहाँ नीचे में 60 होगा, आप देख लीजिएगा इसका पिछले वाला वीडियो में कुछ गड़बड़ किए थे। अभी नेट नहीं तो हम उसको आपको दिखाई देते हैं, कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट दिन दिखाते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।